आपका स्वागत है। और सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो मेजर्स लिए जाते हैं उन्हें कई बार रोकने की या उनकी शायद कभी उनको एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है और कभी नहीं भी पड़ती है। नीरव, जैसे हमने बात की पहले कि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए, इंपोर्ट ड्यूटीज़ ऑलमोस्ट जीरो कर दी, TRQs का भी यहाँ पर काम किया, खाने के तेल भी कम किए, कंपनीज को भी बोला यहाँ पर कम किया जाना चाहिए। लेकिन अब जिन स्तरों पर हम यहाँ पर खड़े हैं और जिस तरह से बात भी हो रही थी कि अगर हम इंडोनेशिया में पाम तेल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुकी है। जब प्राइसेस इतने गिर जाते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पास भी यहां पर पहुंच जाते हैं, उस लिहाज में आपको क्या लगता है आगे जाकर अब किस तरह की नीतियां हम यहां पर शायद इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत जैसे देशों से आता हुआ देखेंगे? देखिए, आई थिंक अब इंडोनेशिया, मलेशिया के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प बचा नहीं है। एक जनरल कॉस्ट स्टॉक राइज होएगा तो ओवरऑल उन लोग की एक्सपोर्ट ड्यूटीज धीरे धीरे रिड्यूस होंगी। पर ये जो मार्केट फॉल हुआ है, अगर हम एक पर्सपेक्टिव लें पिछले 3-4 महीने की मूवमेंट की, तो हमने टॉप 7,000 7,400 के बीच में BMD में देखा, जो कि मैंने आपको बताया कि $1,800, $1,900 इवन $2,000 तक CPO ट्रेड हुआ था। प्रैक्टिकली मार्केट उससे नियरली हाफ या 60% पे आ गया है। BMD ने कल 3700 का लो मारा था और फिजिकल स्पॉट पाम $1,050 to $1,100 अब है। सो प्रैक्टिकली वहां पे ओरिजिन पे तो 50% प्राइस रिड्यूस हो गए हैं और अब स्टॉक राइज जनरली रहेगा, इसलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी भी घटती जाएगी। तो ये पैनिक सेलिंग जैसे थोड़ी सी विड्रॉ होगी मार्केट से। पर सामने ऑन अ लॉन्गर रन और मीडियम रन रेंज प्राइजेस सॉफ्ट ही रहेंगे, बहुत कोई एकदम से रैली करते नहीं लग रहे हैं। तो नीरव, आपको क्या लगता है कि यहाँ से अगर प्राइसेस और सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि नीतियां ऐसी हैं, एक्सेस सप्लाई भी है, इंडोनेशिया मलेशिया बेचने का भी सोचेंगे, यूक्रेन का भी ऐसा सुनने में आ रहा है कि रशिया की फसल यहाँ पर बेहतर है, वो भी हम माल बाजार में आता हुआ देखेंगे, तो यहाँ से सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में क्या व्यू है? देखिए, फॉल बहुत शार्प रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि आज जो प्राइस लेवल है इसमें तो काफी ऑलरेडी नीचा लेवल आ चुका है। फॉर टाइम बीइंग 1-2 महीने तक मुझे लगता है कि मार्केट यहीं स्टेबलाइज और कंसोलिडेट होगा। फिर जैसे आपने कहा, यूक्रेन रशिया, यहाँ की सप्लाईज थोड़ी खुलती है, नेक्स्ट US क्रॉप आती है। सो जैसे जैसे सिस्टम में ऑयल आएगा, फिर एक स्लो एंड स्टेडी डाउनफॉल वापस से हमको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर दिखेगा, मतलब Q4 में हमको दिखेगा। ये वाला बात है। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत सारी ड्यूटी रिड्यूस कर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है, तो अब इंडियन गवर्नमेंट को कुछ इसमें नहीं करने का है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमको ये भी देखने का रहेगा कि टुवर्ड्स आवर क्रॉप्स बहुत ज्यादा प्राइसेस फॉल नहीं कर रही हो, नहीं तो फिर फार्मर को भी एक रीजनेबल प्राइस अचीव हो, वो देखने का रहेगा। तो सोयाबीन प्राइसेस भी अभी भी काफी ऊंचे हैं, ऐसा MSP से काफी ऊंचे हैं। सो शायद फार्मर कंप्लेंट्स भी ना आए और ये कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इन्फ्लेशनरी इश्यूज भी थोड़े रिजॉल्व हो जाएंगे, प्राइसेस भी सबड्यू हो जाएंगे। एडिबल ऑयल फ्रंट से मुझे नहीं लगता है कि अब बहुत बड़ा कंसर्न गवर्नमेंट के लिए बचा है। हाँ, आने वाले समय में ओवरऑल सप्लाईज इंप्रूव ही होने वाली है और प्राइसेस मेजरली कंट्रोल में रहेंगे। पिछले 2 साल की जो एक रिकॉर्ड रैली रही है, अभी मार्केट फंडामेंटल्स उसमें बहुत ज्यादा सपोर्टिव या बुलिश, आउटराइटली बुलिश नहीं है। सिर्फ बायोडीजल पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसको हमको देखते रहना पड़ेगा। अगर बायोडीजल पॉलिसीज में वर्ल्ड ओवर वापस से चेंजेस आए, इंक्रीजेस आए, तो फिर बाद में हमको थोड़ा सा हायर प्राइसेस देखने पड़ेंगे। पॉइंट टेकन, यानी कि फोर्सिएबल फ्यूचर में यहाँ पर और गिरावट खाने के तेलों में देखने को मिल सकती है। प्रफुल्ल जी, चीनी में क्या लगता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 4 महीने के लोज पर हमने भाव आते हुए देखे, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर भी है। भारतीय बाजारों में चीनी मोर और लेस यहाँ पर कंट्रोल्ड है। आगे जाकर सरकार की क्या नीतियां और कैसे प्राइसेस देखेंगे आप? ऐसा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो थोड़ी सी गिरी थी, वो उसको एक उम्मीद थी कि ब्राजील का शायद प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो ब्राजील का प्रोडक्शन सेम ही रह रहा है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर दूसरे भी छोटे कंट्री है जैसे थाईलैंड या कोई शुगर बनाती है, तो ज्यादा जो है गन्ना सुक्रोज का जो यूज है वो इथेनॉल की तरफ हो रहा है, क्योंकि ये क्रूड 100 प्लस चल रहा है, तो उसमें प्रायोरिटी जो इथेनॉल के लिए जा रही है। तो ब्राजील में भी शुगर का प्रोडक्शन सेम रहना वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए तेजी का माहौल बना दिया है। अभी हमारे यहाँ तो कैलकुलेशन इंडिया में वेरी सिंपल कि लास्ट ईयर 85 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था, ये साल 60 लाख टन का रहेगा, तो 25 लाख टन तो कम करो तो किस में करे? शुगर में कम नहीं कर सकते हैं, इथेनॉल में नहीं कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट में करो। तो यानी 100 में से 25 लाख टन जो है, ये ओपनिंग स्टॉक कम होने से 75 लाख टन का एक्सपोर्ट हो सकता है। अब रहा शुगर का भाई इथेनॉल,
अभी एक भाई हुआ है 2 साल से, नया आया है, तो वो भी खा रहा है। तो वो खा रहा है तो उसकी अभी कैपेसिटी ब्लेंडिंग की इतनी बढ़ रही है कि अगले साल उसको 50 लाख टन चाहिए जी। सुक्रोज का, तो उसमें 15 लाख टन चला जाएगा। तो 75 में से 15 गया तो 60 लाख टन। अच्छा, अभी जो एस्टिमेट्स आते हैं शुगर के, ये एस्टिमेट्स 10-15% कभी भी कहीं पे भी गलत गिर सकते हैं, आइदर साइड। और उसका सही जो बताना कि कितना उत्पादन होगा, जैसे हम लास्ट ईयर 31 से चले थे, 36 का प्रोडक्शन किया। ये बेहतर है कि चलिए 5 मिलियन टन ज्यादा हो गया, 5 मिलियन टन कम हो जाता तो गवर्नमेंट की पूरी स्थिति खराब हो जाती थी। अब 36 में भी हमको अगर गवर्नमेंट समझो एक अलाउ करती है 6 मिलियन टन या 7 मिलियन टन की, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि पहले वो 4 मिलियन टन का एमएक्यू देंगी, जिससे ये हो कि इसको एक्सपोर्ट होने के लिए भी जनवरी पूरा चला जाएगा, और जनवरी तक तो क्लियर एक अंदाज आ जाता है कि पूरा प्रोडक्शन कितना हो गया, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन सिर्फ 6 महीना रहता है। करेक्ट। वो आप समझे अक्टूबर से मार्च तक या मई तक कभी कभी एक्सटेंडेड रही तो उस हिसाब से फिर सेकंड अलॉटमेंट जो है वो जनवरी में आएगा। ऐसा 2 इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट देगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं है कि शुगर के साथ खिलवाड़ हो। और शुगर का प्राइस हमेशा, ये जो ऑयल है, व्हीट है, राइस है, इन सब का मार सब शुगर वालों को गिर रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। वो लोग तो एक बार जंप कर गए और ये तो यहाँ पे दबा के रखा है कि इसको डोमेस्टिक में ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। और सेफ्टी, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, भले एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, पर डाटा सब मिलों के गवर्नमेंट के पास रहती है, तो क्लियरली हम लोग को एक डंडा जोर से पड़ता है। जी हाँ, और हमेशा वो बात यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि काफी हद तक जो कोटा रिलीज होता है, एक्सपोर्ट कितना होगा, वो सब कुछ सरकार के पास यहाँ पर है ही। एक फाइनल सवाल विनोद जी आपसे, आगे किस तरह की नीतियां आप बनता हुआ देखते हैं सरकार की तरफ से जब वो चावल की बात आती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आगे जाके प्राइसेस आपको कैसे दिखते हैं बाकी के साल के लिए? देखिए, प्राइसेस के लिए ये बहुत ही अर्ली स्टेज है, क्योंकि अभी राइस की सोइंग चल रही है जी। और जब क्रॉप आती है तो नॉर्मली ट्रेंड क्या रहता है कि थोड़ी सी प्राइसेस में अप एंड डाउन चलता है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी रहती है, बट एक आध महीने के बाद प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाती है। और क्योंकि अगर अनलेस आई एम जस्ट टेकिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर मॉनसून खराब हो जाता है तो प्राइसेस पे डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, प्राइसेस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। बट इस स्टेज पर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो आईएमडी की फोरकास्ट है वो अच्छे मॉनसून की है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, और उससे फिर प्राइसेस की स्टेबिलिटी भी रहती है, सप्लाई चेन भी मेंटेन रहती है, और एक्सपोर्ट सरप्लसेस भी बने रहते हैं। क्लियरली यानी कि सरकार की जो नीतियां हैं वो काम आई हैं, उन्होंने एक इम्पैक्ट भी यहां पर दिखाया है, भावों में हमने अच्छी खासी मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, और इन एडिशन टू दैट मॉनसून यहां पर बेहतर है, और उससे बड़ी बात यह कि ग्लोबल मार्केट में भी जो प्रोडक्शन है काफी सारी फसलों का, वो भी यहां पर बेहतर होता हुआ नजर आया है, और जो सप्लाई बॉटलनेक्स थे वो थोड़े से छटते हुए नजर आए हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर काफी पॉजिटिव मूव्स आते हुए देखे हैं। अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, पूरी गवर्नमेंट मेजर्स को और बाकी फैक्टर्स को यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए ब्रेक डाउन करने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन